चैप्टर 36 जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। गुणसूत्र क्या होता है बेटा? गुणसूत्र जो होता है वो हमारे अनुवांशिकता के वाहक कहलाते हैं। मतलब पेरेंट्स से जो लक्षण है वो जो संतति के अंदर जाते हैं, यानी जनक जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उससे क्या होता है, लक्षण जाते हैं संतति में। तो ये संतति में पहुंचाने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? गुणसूत्र जो होते हैं, है ना, उनके द्वारा। इसीलिए इन्हें अनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। तो इन गुणसूत्रों की वजह से कुछ रोग होते हैं, कुछ अबनॉर्मलिटीज व्यक्तियों के अंदर आ जाती है, जिसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां हैं। सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गुणसूत्र जो है वो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है मनुष्यों के अंदर, और अनुवांशिकता का वाहक कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जनक से या जो पेरेंट्स होते हैं उनसे जो सूचना होती है, अनुवांशिक जो गुण होते हैं, उनको संतति में पहुंचाने का काम करता है। अगर इस गुणसूत्र के इतिहास को देखते हैं तो सर्वप्रथम गुणसूत्र देखा किसने? हॉफमंस्टर ने 1848 के अंदर देखा। और ट्रेडेंस्किया जो पादप होता है उसके परागकण की जो मातृ कोशिका होती है ना, परागकण का डेवलपमेंट किससे होता है? मातृ कोशिका से। तो परागकण मातृ कोशिका के अंदर जो है सबसे पहले देखा गया। फिर है गुणसूत्र कहा किसने? तो वॉल्डेयर ने 1888 में इसको गुणसूत्र कहा। सर्वप्रथम इसका वर्णन जो है, गुणसूत्र का वर्णन स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा किया गया। शट्टन और बॉरी के द्वारा शट्टन बोवरी परिकल्पना दी गई 1903 में, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा कि गुणसूत्रों पे अनुवांशिक कण पाए जाते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है ना, ठीक है, तो ये बना किसका है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। तो डीएनए का जो छोटा सा खंड होता है, मतलब अगर मैं इस पार्ट पोर्शन को निकाल दूं तो इस डीएनए के खंड को मैं क्या कहूंगी? जीन या अनुवांशिक कण। तो ये जो जीन जो है वो लक्षणों की सूचना को क्या करेगा? ये जीन ऐसे लिखेंगे, वो सूचनाओं को क्या करेगा? पेरेंट से जनक में लेके जाएगा। तो शट्टन और बोवरी परिकल्पना या थ्योरी ये कहती है कि गुणसूत्रों पे अनुवांशिक कण पाए जाते हैं, और यही कण सूचनाओं को जनक से किस में लेके जाते हैं? संतति में लेके जाते हैं। फिर उसके बाद गुणसूत्र के जो है मुख्य 3 प्रकार बनाए गए हैं। गुणसूत्र के पहले है वायरल गुणसूत्र, यानी जो वायरस होते हैं उनके अंदर अपना गुणसूत्र या अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और एक ही गुणसूत्र इसमें उपस्थित होता है। जैसे कि जंतु और तंबाकू मोजेक के अंदर क्या होता है? आरएनए जो होता है, इस तरह से, मतलब ये टोबैको मोजेक वायरस है, सपोज कोई भी वायरस है, तो इसके अंदर ये आरएनए जो है वो क्या है? सिंगल रज्जुक होता है। डीएनए देखो सिंगल रज्जुक भी हो सकता है, डबल रज्जुकी भी हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना 11th के अंदर। तो इस तरह से अगर संरचना है तो द्विरज्जुकी, इस तरह से तो एक रज्जुकी। ये तो हो गई डीएनए के बाद। और आरएनए जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? एक रज्जुकी होती है। तो एक रज्जुकी आरएनए पाया जाता है, और इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। तो इस तरीके से वायरस गुणसूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है, वायरस गुणसूत्र पाया जाता है। फिर गुणसूत्र का दूसरा प्रकार है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होती है, ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जीवाणु की कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और इनके अंदर क्या नहीं होता बेटा? जो वायरस सॉरी जीवाणु की जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उनको हमको मालूम है कि इनके अंदर क्या होता है? वायरस जो जीवाणु होते हैं इनकी कोशिकाओं में क्या नहीं होता? सुविकसित केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं या प्रोकैरियोटिक जीवाणु जो होते हैं, उनके अंदर जो है गुणसूत्र एक पाया जाता है और वर्तुल होता है, मतलब इस तरह से संरचना बनाता है। हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियो सोम कहते हैं, है ना, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक ही होता है, और ये सीधा कोशिका द्रव्य के अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि केंद्रक द्रव्य तो इसमें होता ही नहीं है। तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, क्योंकि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली जो है या केंद्रक सुविकसित नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। फिर आता है नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता ये होती है, जिसकी पादप और जंतु कोशिका मोस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुविकसित क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो इसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, सीधे कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए
नहीं रहते हैं, ठीक है, केंद्रक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। और ये बने किसका होता है गुणसूत्र, डीएनए प्लस हिस्टोन के जो है बने हुए रहते हैं। आगे बात समझ में। और मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46। तो हर एक जो यूकेरियोटिक कोशिका में, हर एक यूकेरियोटिक कोशिका युक्त जो जीव है उसके अंदर क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, फिक्स होगी। फिर उसके बाद है लिंग निर्धारण के आधार पर या कार्य के आधार पर गुणसूत्र को क्या किया जाता है बेटा, दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, अलिंगी या कायिक गुणसूत्र और दूसरा होता है लिंगी गुणसूत्र। ठीक है, तो दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, कार्य के आधार पर। क्या क्या कार्य होता है गुणसूत्र का मनुष्यों के अंदर, है ना, यानी मनुष्यों में गुणसूत्र के प्रकार। दो तरीके के गुणसूत्र, हम गुणसूत्रों को अंदर मनुष्य में कितने पाए जाते हैं 46 पाए जाते हैं। अगर जोड़ा बना दो तो क्या होता है, जोड़े में कितने आते हैं, दो, तो जोड़ा पाया जाएगा कितने 23 पेयर्स के रूप में ये पाए जाएंगे, है ना, जोड़े में एक में दो आ जाएगी जोड़े के अंदर। तो जो जोड़ा होता है उसके अंदर क्या होते हैं 23 गुणसूत्र होते हैं वो पाए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट कि कितने मनुष्य में गुणसूत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है या दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है अलिंगी गुणसूत्र या इन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और दूसरा प्रकार है लिंगी गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों को कितने भागों में बांट दिया है मनुष्यों के में, दो भागों में बांट दिया। पहला कौन सा भाग है, पहला भाग है बेटा लिंगी गुणसूत्र और दूसरा भाग है अलिंगी गुणसूत्र। अब आता है अलिंगी गुणसूत्र या इन्हें ऑटोसोम्स भी कहा जाता है। ये गुणसूत्र क्या करते हैं, अलिंगी है, मतलब ये लिंग निर्धारण का काम, निर्धारण का कार्य नहीं करते। संतति का लिंग क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगा, ये इसका निर्धारण नहीं करते। इन गुणसूत्रों पर सामान्य अनुवांशिक सूचनाएं रहती है। इन गुणसूत्रों पे क्या होती है, अनुवांशिक सूचनाएं रहती है, जैसे कि आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ये जो सूचनाएं होती है वो इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या होती है, पाई जाती है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट अलिंगी गुणसूत्र या एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम जिन्हें कहा जाता है। वे गुणसूत्र जो संतति में लिंग निर्धारण करते हैं, वे गुणसूत्र जो संतति में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। लिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं। वे गुणसूत्र जो संतति में क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का काम करते हैं, लिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं यानी ये गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम या लिंगी गुणसूत्र या इन्हें क्या कहा जाता है, एलोसोम्स कहा जाता है। तो इनका काम ये होता है एलोसोम्स का कि बच्चा जो पैदा हो रहा है वो लड़का होगी या लड़की होगी, ये इन्हीं गुणसूत्रों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम नर और मादा में गुणसूत्र की व्यवस्था क्या होती है, लिंगी गुणसूत्र की और अलिंगी गुणसूत्र की क्या व्यवस्था होती है मनुष्यों में, वो देखेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य द्विलिंगी है यानी नर और मादा अलग अलग है, ठीक है, यानी द्विरूपता पाई जाती है, सॉरी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मादा की और इधर बात करते हैं हम नर की, 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं 46 होते हैं। और अगर जोड़े में बात करें तो कितना जोड़ा होता है 23 का जोड़ा होता है ना। तो यहाँ पर मादा के अंदर देखो क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स,
के कितने हुए 44, 45, 46 हो गए, टोटल 46 गुणसूत्र है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 44 जो होते हैं वो होते हैं अलिंगी गुणसूत्र, मतलब ये अनुवांशिक सूचनाओं को रखते हैं और जनक से संतति में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और लास्ट का ये जो गुणसूत्र देख रहे हो कौन से नंबर का, 44, 45 और 46, 45 और ये 46 नंबर का है ना। यानी लास्ट का जो गुणसूत्र देख रहे हो वो एक्स एक्स, ये क्या है, दोनों लिंगी गुणसूत्र है, ठीक है। और अगर नर की बात करते हैं तो नर में 44 प्लस एक एक्स होता है और एक वाई, 44 तो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, विषम युग्म की होते हैं। और यहाँ पर मादा में सम युग्म की जीन होते हैं लिंगी, और ये हो गए आपके दोनों लिंगी गुणसूत्र, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी क्या होगा, संतति का निर्माण होगा तो इसमें से गुणसूत्र क्या होंगे, आधे होके अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करेंगे, युग्मकों में जाएंगे, तो गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो 44 का आधा कितना हो गया बेटा, 22 प्लस यहां से अब ये 2 है, 2 में से कितना जाएगा, एक ही जाएगा, क्योंकि गुणसूत्र का क्या होता है, आधा हो जाता है, तो x आएगा। और इधर से 44 का हाफ 22 प्लस या तो x आएगा या फिर y आ गया। सपोज करो अगर y आ गया है ना, तो क्या होगा, ये 20, अब दोनों युग्मक मिलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो क्या होगा, गुणसूत्र 22 तो कितना हो गया 44, और प्लस लिंगी गुणसूत्र 2 होते हैं, तो यहाँ पर x हो गया और इसका क्या हो गया y, तो ये संतति क्या हो जाएगी, लड़का हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर इस एक y की जगह क्या चला गया, युग्मक में x चला गया, तो ये क्या हो जाएगी, लड़की। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन लिंगी गुणसूत्र पर डिपेंड कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की। तो ये क्या होती है, व्यवस्था होती है। कभी कभी मनुष्यों में 46 गुणसूत्र से अधिक गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इन अतिरिक्त गुणसूत्रों को सुपर न्यूमरी या अधिसंख्य गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46, लेकिन कभी कभी 46 से ज्यादा गुणसूत्र आ जाते हैं किसी फलस्वरूप, तो इसे जो एक्स्ट्रा गुणसूत्र है, इन एक्स्ट्रा गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, अधिसंख्य गुणसूत्र या सुपर न्यूमरी गुणसूत्र कहा जाता है। फिर आता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप में क्या होता है बेटा, जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में, कितने गुणसूत्र है, टोटल 46 गुणसूत्र है। तो 46 गुणसूत्रों को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। 46 गुणसूत्रों को व्यवस्थित किया जाता है। जो मनुष्य के गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं उनको आकार के आधार पर एक क्रम में जमा लिया जाता है तथा प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े को क्या की जाती है, एक संख्या दी जाती है। मतलब जो जोड़ा होता है गुणसूत्र का, देखो 46 है तो जोड़ा कितने का बनेगा, 23 का, मतलब एक के अंदर कितने होंगे, 2। तो समान आकृति और जो अमाप वाले गुणसूत्र हैं उनको साथ रखा जाएगा और उनको क्या की जाएगी, संख्या दी जाएगी, ऐसे संख्या दे दी जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी गुणसूत्रों के युग्मों को, मनुष्य में उपस्थित गुणसूत्र को के जो जोड़े होते हैं उनको क्या किया, उनके आकार के आधार पर व्यवस्थित किया और उनका क्या किया, उनको संख्या दी, पर्टिकुलर है ना, तो संख्या देना ये क्या कहलाता है, कैरियोटाइप। और ये जो कैरियोटाइप हमने किया, कैरियोटाइप का क्या मतलब है कि गुणसूत्र जो मनुष्य के जोड़े में उपस्थित है, ठीक है, उन्हें क्या करना, आकार के आधार पर व्यवस्थित करना, ठीक है, आकार के आधार पर व्यवस्थित करना और संख्या देना, कैरियोटाइप कहलाता है। अब मैं क्या कर रही हूं, अलग अलग गुणसूत्रों को इस तरह से क्या कर रही हूं, जमाती जा रही हूं, है ना, ठीक है, और नंबर देती जा रही हूँ इस तरीके से। तो एक क्या हो रहा है, डायग्राम प्राप्त हो रहा है कि नहीं आ रहा है गुणसूत्र का। तो ये जो डायग्राम प्राप्त होता है इसे ईडियोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप की वजह से जो हमें डायग्राम प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, ईडियोग्राम या गुणसूत्री आलेख। गुणसूत्री
आलेख कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो ये इस तरीके से कैरियोटाइप और इडियोग्राफी का यूज क्या है, क्यों करते हैं कैरियोटाइपिक और क्यों हम इडियोग्राम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के जोड़े में किसी भी प्रकार की जो त्रुटि होती है उसकी क्या हो जाती है, हमें पहचान हो जाती है, उस त्रुटि का क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है, निराकरण किया जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इडियोग्राम जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे गुणसूत्रीय विकृतियां। गुणसूत्र विकृतियां क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, उनकी संरचना क्या होती है, निश्चित होती है, लेकिन किसी कारणवश उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है और संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से उनका लक्षण क्या हो जाते हैं, या तो नए लक्षण अपीयर हो जाते हैं या पुराने लक्षण डिसअपीयर हो जाते हैं ना। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं किस वजह से, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन की वजह से और संख्या में परिवर्तन की वजह से, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय विकृतियां कहेंगे। अब ये जो गुणसूत्रीय विकृतियां हैं हम अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। अलिंगी गुणसूत्र की विकृतियां अलग देखेंगे हम, और लिंगी गुणसूत्र से होने वाली जो विकृतियां हैं वो अलग हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, डायग्राम बनाती नहीं हूँ, सीधा आपको एक बार समझा देती हूँ जो मैंने आपको नोट्स के अंदर दिया है। तो देखो यहाँ पर अलिंगी गुणसूत्र या ऑटोसोमल गुणसूत्र से होने वाली विकृतियां कौन कौन सी है। तो पहली है संख्यात्मक असमानता के कारण, यानी संख्या जो होती है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, लेकिन फिर भी संख्या में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो संख्यात्मक असमानताओं की वजह से होता है। इसमें दो डिजीज होती है, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, और दूसरी होती है एडवर्ड सिंड्रोम, और तीसरी एक्स्ट्रा लिखी है मैंने, पटाउ सिंड्रोम। ये तीनों ही किसकी वजह से होती है, अलिंगी गुणसूत्र की संख्या। अलिंगी गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा, 44 होते हैं, तो उनकी संख्या में परिवर्तन की वजह से 3 होती है, मंगोलिज्म, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, फिर उसके बाद है विविध संरचनात्मक असमानताएं। अलिंगी गुणसूत्र की संरचना जो होती है, यानी उसकी भुजा विलुप्त हो जाती है, एक्स्ट्रा भुजा जुड़ जाती है, ऐसा कुछ परिवर्तन होता है, तो ये रोग होते हैं, जैसे कि क्राइडोचेट और माइलोजीनस ल्यूकेमिया जो होता है, यानी कैंसर जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अलिंगी गुणसूत्र। फिर आता है लिंगी गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्र की वजह से कौन कौन सी असामान्यताएं होती है। लिंगी गुणसूत्र पता है ना, वे गुणसूत्र जो क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। एक एक्स होता है और एक वाई होता है नर के अंदर, और महिलाओं में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो इससे होने वाला रोग है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। फिर है स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम और पुरुषों में अतिरिक्त क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है, कुछ रोग और कुछ लक्षण होते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन देखेंगे। पहले हम किसको देखेंगे, लिंगी गुणसूत्र जो होते हैं उनमें होने वाली असमान। देखो अभी हम लोग देखेंगे जो अलिंगी गुणसूत्र होता है ना, उसके अंदर अबनॉर्मलिटीज जो आ जाती है, या संख्या परिवर्तित हो सकती है, या फिर उसके अंदर क्या हो सकता है, संरचना में गुणसूत्र की में कोई परिवर्तन आ सकता है। तो जो विकृतियां होती है अलिंगी गुणसूत्र में, यानी वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण नहीं करते, तो कौन कौन सी विकृतियां होती है, टोटल देखो 5 दे रखी है। सबसे पहला होता है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। लैंगडन डाउन ने 1866 में इसको डिस्कवर किया था। कारण इन्होंने बताया कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, यानी 21वां गुणसूत्र होता है, जैसे कि सपोज करो 21A और 21A1 और A2, ये 21वां जोड़ा था। लेकिन इसके अंदर अगर 21 एक A3 और आ गया, मतलब टोटल कितने हो गए, 3, तो एक गुणसूत्र की क्या हो गई है, यहाँ पर अधिकता होगी। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होगा, 46 की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कितना हो गया, 47 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। और इसे क्या कहते हैं, एक ही जो पेयर होता है उसमें 2 की जगह कितना आ गए, 3 गुणसूत्र आ गए, इसलिए इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो होते हैं जनरली, जो क्यों होता है, इसका कारण होता है कि जो स्त्रियां होती है वो 40 की एज के बाद, कितनी एज, 40 की एज के बाद क्या करती है, गर्भ धारण करती है। तो उनमें जब अंडाणु निर्माण हो रहा होता है,
है ना। अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक अंडाणु होता है मादा का, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। उस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये एक्स्ट्रा गुणसूत्र क्या करता है, प्रवेश कर जाता है 21वां। इसीलिए उसने 40 वर्ष की एज वाली जो लेडी है उसने जो अंडाणु बनाया उसके अंदर 23 की जगह क्या होंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा होगा तो 24 गुणसूत्र होंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, व्यक्ति में 47 हो जाएंगे। जब 23 किसके मिलेंगे, फादर के मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो ये मेन कारण है ज्यादा एज के अंदर, इसीलिए कहते हैं कि गर्भधारण नहीं करना चाहिए। बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि पैदा होते हैं, उसका ये कारण हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं, बच्चा जो होता है उसका ये जो मंगोलिज्म जो बच्चे होते हैं, मंगोलिज्म यानी जो अफ्रीका के मंगोलिया के जो लोग होते हैं वो वैसे, तो उनमें क्या होता है, बच्चे का जो कपाल होता है वो काफी चौड़ा होता है, गर्दन जो होती है वो छोटी होती है, उसका मुंह हमेशा कैसा रहता है, खुला हुआ रहता है, जीभ बाहर रहती है, निचला होठ हमेशा लटका हुआ रहता है और मंदबुद्धि बच्चा होता है। आगे भी समझ में। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट रोग या विकृति, वो है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो है इसकी खोज जे.एच. एडवर्ड ने की थी। इसके अंदर क्या है, 18वें जो जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था, डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र में हुए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो रहा है, 18वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पटाउ सिंड्रोम। ये सब संख्या से रिलेटेड है, ये वाला भी संख्या से रिलेटेड है, ये भी संख्या से रिलेटेड है और ये भी संख्या से रिलेटेड है, यानी संख्या में कुछ चेंजेस होते हैं। अब पटाउ सिंड्रोम में देखो 13, 14, 15 गुणसूत्र में अधिकता पाई जाती है, यानी 13वें नंबर का गुणसूत्र ज्यादा हो सकता है, जोड़े में 13वां गुणसूत्र है उसमें एक एक्स्ट्रा हो सकता है, 14वें में भी हो सकता है और 15वें में से हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी बच्चे में 13वें, तीनों में से एक होगा, ऐसा नहीं है तीनों में होगा, 13वें नंबर की जो जोड़ी है उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, हो सकता है 14वें में एक्स्ट्रा जुड़ जाए और हो सकता है 15वें में जुड़ जाए। तो ऐसा जो बच्चा होगा अधिकता की वजह से, 13वें, 14वें और 15वें की अधिकता की वजह से, तो उसका ऊपरी ओष्ठ, कभी आप जाते हो हॉस्पिटल में तो फोटो लगे रहते हैं, यहाँ से कट लगा होता है, इसके बाद ये ऊपरी तालू होती है ना, जीभ के ऊपर का भाग, ये भी कटा हुआ होता है व्यक्ति का। उसके बाद अंगुली में जो 5 अंगुलियां होती हैं उसकी जगह 6 अंगुली आ जाती है ना, ऋतिक रोशन देखा है आपने। तो ये अंगुली का एक्स्ट्रा आना विबलन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन गुणसूत्रीय विकार भी हो सकता है, अगर है तो पटाउ सिंड्रोम है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद आता है, ये जो है, ये दो रोग आप देख रहे हो, ये वाला और ये होगा, ये है संरचना में परिवर्तन के कारण, है ना, संरचनात्मक जो अबनॉर्मलिटीज आ जाती है उसके कारण। सबसे पहले आता है क्राइडूचेट। 5वें गुणसूत्र की एक भुजा विलुप्त हो जाती है, जैसे ये गुणसूत्र है इसकी 2 भुजाएं होती है ना, तो एक भुजा मान लो विलुप्त हो गई है, और कौन से नंबर के गुणसूत्र, 5वां नंबर का गुणसूत्र। तो ऐसे जो रोग होगा उसे क्राइडूचेट कहेंगे, और जिस बच्चे में ये रोग पाया जाता है वो जब भी रोता है तो उसमें रोने की आवाज में बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना, वैसी जो है वो आवाज आती है, बच्चा मतलब बिल्ली की आवाज में रोता है ना, म्याऊ म्याऊ करके रोता है। फिर उसके बाद है माइलोजीनस ल्यूकेमिया। 22वें गुणसूत्र की जो बड़ी भुजा होती है, 22वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसकी जो बड़ी भुजा होती है वो विलुप्त हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रुधिर कैंसर जो होता है वो हो जाता है, तो इसे हम माइलोजीनस ल्यूकेमिया कहते हैं। तो ये हो गए अलिंगी गुणसूत्र में अबनॉर्मलिटीज। अभी हम देखेंगे लिंगी गुणसूत्र में अबनॉर्मलिटीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिंगी गुणसूत्र संबंधित विकार। पहले स्त्री में देखेंगे और फिर पुरुषों के अंदर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है टर्नर सिंड्रोम। एच.एस. टर्नर ने 1930 में इसकी खोज की थी, नहीं दे रखा है बुक्स में, मैं एक्स्ट्रा आपको लिखवा रही हूँ, कभी इन फ्यूचर आपके नोट्स में काम आएगा। मोनोसोमी की वजह से होता है। ट्राइसोमी में तो गुणसूत्र क्या होते हैं, बढ़ते हैं, मोनोसोमी में गुणसूत्र क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। महिलाओं में गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा, 44 होते हैं। अलिंगी गुणसूत्र की अबनॉर्मलिटीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिंगी की। तो लिंगी गुणसूत्र क्या होते हैं मादाओं में, XX होते हैं, है ना। तो इसमें से एक एक्स गुणसूत्र क्या होगा ही नहीं, ठीक है, ये कमी होगी, 0, है ना। तो ये जो रोग होता है इसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, यह रोग हमेशा महिलाओं को होता है। मादाओं में जनन क्षमता क्या होती है, नहीं पाई जाती।
स्तन जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, ऐसी स्त्रियों के जिनमें ये रोग पाया जाता है। द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता है। और जो योनि और ग्रीवा भाग सुना है ना, तीसरा पार्ट है गर्भाशय का ग्रीवा। तो ग्रीवा जो होती है उसकी त्वचा ढीली होती है, स्त्री की लंबाई कम होती है और ऐसी स्त्री बांझ होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके बुक में प्रमुख लक्षण दे रखे हैं कि स्त्री जो होती है वो मंदबुद्धि होती है, गर्दन पर जालनुमा त्वचा पाई जाती है यहाँ पर, और अपूर्ण विकसित जो स्तन होते हैं ऐसी स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो ये रोग हो गया। फिर उसके बाद आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये भी फीमेल्स में होने वाला रोग है कि स्त्रियों में अगर यहाँ पर तो एक गुणसूत्र कम था एक्स, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है तो क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो महिलाएं होती हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या 47 से 49 तक बढ़ जाती है। देखो 44 है, 46, 44, 45, 46 ये तो नॉर्मल अवस्था हो गई। ठीक है, लेकिन अगर 44 प्लस एक्स एक्स ही हो सकते हैं, लेकिन गुणसूत्र वाई तो होता ही नहीं है महिलाओं में, है ना। तो एक एक एक्स बढ़ गया तो कितना हो गया 47, 44 प्लस एक एक्स्ट्रा और बढ़ा दो तो कितना हो गया 48, यानी एक्स गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है महिलाओं में ज्यादा होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये ना ट्राइसोमी की वजह से होता है, और ऐसे होने की वजह से स्त्री मंद बुद्धि होती है। लैंगिक लक्षण जो होते हैं उस स्त्री में क्या होता है देरी से विकसित होते हैं, यानी जो द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है। ठीक है, तो देख लेना उसको वापस से, 28वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी स्तनों की वृद्धि होना, आवाज का मधुर होना, ये सब जो है स्त्रियों में देखने को देरी से मिलता है। समझ आ गया। उसके बाद आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये नरों के अंदर होता है। इसकी खोज की थी हैरी एफ क्लाइनफेल्टर ने 1942 के अंदर। ट्राइसोमी की वजह से होता है। पुरुषों में लिंगी गुणसूत्र की क्या होती है अधिकता हो जाती है। अब जैसे अगर नरों में बात करते हैं तो 44 प्लस एक एक्स और एक वाई होता है नॉर्मल अवस्था में, लेकिन अगर क्लाइनफेल्टर है तो क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स और वाई, यानी एक एक्स गुणसूत्र क्या हो गया ज्यादा हो गया तो कितना हो गया 48। फिर 44 प्लस एक्स 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 और वाई कितना हो गया 49, यानी गुणसूत्र कितने होते हैं एक्स वाई। एक्स कितना होता है पुरुषों में एक, लेकिन यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक दो तीन, तीन हो गए। ठीक है, होना कितना ही चाहिए सिर्फ एक होना चाहिए। इसके अलावा 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, वाई गुणसूत्र की भी अधिकता हो सकती है तो कितना हो जाएगा, ये तो होता ही है ये भी होता ही है, तो कितना हो गया 46 47 48। ठीक है, तो इस तरह से गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो ऐसे पुरुषों के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है जब एक्स गुणसूत्र क्या करता है बढ़ता है। तो एक्स गुणसूत्र किसकी विशेषता है बेटा मादाओं की विशेषता है ना। एक्स एक्स किसमें पाया जाता है फीमेल्स में पाया जाता है, एक्स एक्स फीमेल में होता है। तो यहाँ पर अगर एक्स एक्स बढ़ रहे हैं तो ऐसे पुरुषों के अंदर किसके लक्षण आ जाते हैं मादाओं के लक्षण। आपने देखा होगा कि वो लड़कियों की तरह कुछ जो पुरुष होते हैं वो लड़कियों की तरह चलना पसंद करते हैं, हाथ को ऐसे लटका लटका के चलते हैं, बात भी लड़कियों के लहजे में करते हैं, है ना। तो उनमें जो अपनी आदत से नहीं करते बेटा, उनके अंदर क्या है गुणसूत्रीय विकार है जिसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कह रहे हैं। वो चलाकर ऐसा नहीं करते हैं, उनको जन्मजात क्या है रोग है, गुणसूत्रीय विकार है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पुरुष की तरह नहीं और किसकी तरह प्रिटेंड कर पाते हैं लड़कियों की तरह प्रिटेंड करते हैं ना। सारी चीजें वो लड़कियों की तरह क्या करते हैं मतलब लड़कियों की तरह प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पुरुषों में नर के लक्षण कम होते हैं और स्त्रियों के ज्यादा होते हैं। नरों में स्तनों का क्या होता है विकास हो जाता है। इस क्रिया को गायनेकोमेस्ट्रिया कहा जाता है। ठीक है, पुरुष जो होते हैं नपुंसक होते हैं, बंदी होते हैं, मतलब संतान पैदा करने की उनमें क्षमता नहीं होती। वृषण जो होता है नरों का प्राथमिक अंग होता है, तो वृषण का जो विकास होता है वो नहीं हो पाता। और द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं नरों के, मतलब दाढ़ी मूंछों का आना, चेस्ट पे बाल आना, अंडर आर्म में बाल आना, एडम एपल्स का क्या होना बाहर निकलना, ये सारे जो लक्षण है वो उस लड़के में प्रदर्शित नहीं हो पाते। आगे बात समझ में। इसके अलावा पुरुषों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाता है। मान लो जैसे कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र वाय हो गया है, तो ऐसे पुरुषों के अंदर क्या होगा स्त्रियों के लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन इनमें जननांगों का विकास नहीं होगा। जनन के अंग जो होते हैं वृषण ये सब डेवलप नहीं हो पाएंगे।
असामान्य जो है लंबा होता है व्यक्ति, काफी हाइट उसकी अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद है जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है, अल्प बुद्धि होते हैं, मतलब क्राइम करना जो है उन्हें बड़ा पसंद होता है। तो ये पुरुषों में अतिरिक्त जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी अधिकता की वजह से होता है। आगे बात समझ में, तो ये सारे जो रोग हैं वो लिंगी गुणसूत्र संबंधित विकार थे। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आगे जाके जो आप आरएस अगर आईएएस की तैयारी करते हो तो उसके अंदर ये टॉपिक होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है।